इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे एनसीईआरटी क्लास 9 हिंदी का पुस्तक क्षितिज भाग 1, जिसका 5वां अध्याय पढ़ेंगे। चपला देवी। लेखक का नाम है चपला देवी, जो लिखती है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, जिंदा जला दिया गया था। द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व एवं एक कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आजादी के आंदोलन को गति दी। जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो कोई मर्द नहीं जा रहे थे, तो औरत ने गांधी जी का साथ दिया, सारे औरतों ने। तो फिर मर्दों को शर्म आ गई, हमारी औरतें साथ दे रही है तो हम चूड़ी पहन के बैठे हैं, तो फिर मर्द भी आ गए। इसीलिए उस दिन से चालू हो गया है, जहां पर औरत रहेगी वहां पर मर्द जरूर रहेंगे। इसलिए आप अपने आप को चमकाओ, लड़कों की फिक्र मत करो। एक को सीटी मारोगे 4 लड़के आ जाएंगे, 40 भी आ सकते हैं, अच्छी सीटी मार दो तो। उनमें से एक लेखिका चपला देवी भी रही हैं। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं। ठीक, कुछ ऐसे भी इतिहासकार हैं, रचनाकार हैं, जो इतिहास में दर्ज होने से मतलब उनका बच जाते हैं, रह जाते हैं। चपला देवी भी उन्हीं में से एक हैं। इतिहास में तो नहीं जा पाई, लेकिन हिंदी के पुस्तक में और बहुत सारे लेखिका में आ गई हैं। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1957 के क्रांति के विद्रोही नेता धंधुपंत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आजादी की इन्हीं सिपाही थी, मतलब आजादी की नन्ही सिपाही थी, छोटी सी सिपाही थी, जिसे अंग्रेजों ने जलाकर मार डाला। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्तार्ज का प्रारंभिक रूप कहा जाता है, उसको कह सकते हैं। मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। उनकी शहादत, उनकी मृत्यु हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है, क्योंकि उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, वो बलिदान दी थी अपना। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा से किशोर पीड़ित को परिचित करने के उद्देश्य से ही रचना को हिंदू पंच के बालिका अंक से लिया गया है। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाए, इसलिए इस गद्य रचना को मुद्रण और वतरनी से बिना किसी परिवर्तन के अविकल्प प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, कि सामने आपको समझ में आए कि इतिहास क्या है, किन किन लोगों ने अपने लिए, आपके लिए बलिदान दिए हैं। नाना साहब की पुत्री बहुत खूबसूरत थी, बहुत ज्यादा। पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। यहां से अपना शुरू होता है पाठ। सन 1957 की विद्रोह नेता धुंधुपंत नेता नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ नहीं ले जा पाए। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी। बिठूर में एक महल था उनका, नाना साहब की हवेली, वहां पर रहती थी। पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवितु कर देगा, मतलब एक तरफ पाषाण हृदय को भी पिघला देगा, द्रवभूत कर देगा, रोने पर मजबूर कर देगा। दिल थाम के बैठो आगे सुनने के लिए। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर आया। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया। इतना बड़ा राजमहल था कि उसको भसाने में 1 घंटा बमबारी करना पड़ा था, वो महल भसा। पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। उसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोले से नाना साहब के महल भस्म कर देने का निश्चय किया। सैनिक दल ने जब वहां तोपे लगाए
उस समय महल के बरामदे मतलब जो बालकनी होता है, तो बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहां कहीं दिखाई न दी थी, कहीं नहीं मिली। भाई महल है, वहां पर गुप्त तहखाना भी होगा, वहीं पर छुप गई होगी। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोली बरसाने से मना किया, बमबारी करने से मना किया, गोले मत बरसाओ। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्पवयस्य देखकर सेनापति को भी उस पर दया आ गई। सेनापति ने उसे पूछा कि क्या चाहती हो तुम? बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, प्लीज सेव माई हाउस, प्लीज सेव माई हाउस, प्लीज सेव माई रेसिडेंस। तो उसको क्या आप कृपया कर इस महल की रक्षा करेंगे? सेनापति, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है? बालिका, आप ही बताइए कि यह मकान गिराने का आपका क्या उद्देश्य है? सेनापति, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान है, मतलब वहां पर रहते हैं नाना साहब, इसलिए हमें गिराने का अधिकार दिया गया है। सरकार ने इसे विध्वंस तोड़ने का आज्ञा दी है कि इसको तोड़ डालो। बालिका, आपके विरुद्ध उन्होंने शस्त्र उठाए थे, वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है? कुछ नहीं किया है। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि इस स्थान मुझे बहुत प्रिय है। हमारा यही उद्देश्य है कि मेरा यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है। इसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि मकान की रक्षा कीजिए, मकान बचाइए, महल बचाइए मेरा। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से तुम्हें यह मकान गिराना ही होगा। हम बंधे हुए हैं अपने कर्तव्य से, तो हमें यह मकान गिराना ही होगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हैं, आपकी प्यारी कन्या मेरी, मैं और मुझ में बहुत, मतलब मैं आपके बेटी मैरी में और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। कई वर्ष पूर्व मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से लगाती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री की ही समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचान लिया और कहा, अरे ये तो नाना साहब की कन्या मैना है। सेनापति कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ, मैंने तुम्हें पहचान लिया कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहेली हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूं उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता। तो मैं भी तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूंगा। मैं भी चाहता हूं कि तुम्हारी रक्षा हो, उसके लिए मैं कोशिश करूंगा। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउंट्रम वहां आ पहुंचे और उन्होंने बिगड़ कर, गुस्से में आकर, घमंड में आकर, एकदम चिढ़कर सेनापति से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया? सेनापति ने विनय पूर्वक कहा, मैं इस फिक्र में हूं, किंतु आपसे एक निवेदन है कि क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है क्या? कृपया, कुछ तो हो सकता है। आउंट्रम गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं है। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असभ्य है। इसको नहीं करना है, इसको मारो। सेनापति, है तो लॉर्ड कैनिंग जनरल गवर्नर जनरल को इस विषय का एक तार देना चाहिए। आउंट्रम, आखिर आप ऐसे क्यों चाहते हैं? सेनापति से,
हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। सेनापति सेनापति मन में दुखी होकर वहां से चला गया। उसके बाद जनरल आउंट्रम ने नाना का महल फिर से घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य की बात, सारे महल का तलाशी करने के बाद, कोना कोना खोज डालने के बाद भी मैना का पता नहीं चला। उसी दिन संध्या समय, शाम के समय, लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया जिसका आशय इस प्रकार था। लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, इसलिए वहां की आज्ञा का विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। वो बोल दिए तोड़ो तो तोड़ो। उसी क्षण कुल जनरल काउंटर, एकदम करोड़ घमंडी, क्या बोलते हैं उसको, अकड़ू जनरल आउंटर ने आज्ञा सेनापति साहब से सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसाने लगे। वहां पर एक क्या था, सुविशाल राज्य मंदिर था, उस पर तोप का गोला बरसाना चालू कर दिए। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया। 1 घंटा लगा उस महल को गिराने के लिए, तो समझो वो महल कितना बड़ा होगा। उस समय लंदन के प्रसिद्ध टाइम्स ऑफ इंडिया आज है ना, तो टाइम्स ऑफ वहां का लंदन भी चलता है। उसमें 6 सितंबर को यह एक, कितना सितंबर, 6 सितंबर 1857 को यह लिखा, वहां पर छापा गया था। लिखा गया है, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी, जिस पर संबंध अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा, तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग न भूलेंगे। उसी दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर टॉमस की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी है कि लिए निश्चय ही यह कलंक की बात है कि नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया, उनकी कन्या के लिए क्यों क्षमा। नाना ने अंग्रेज कन्या के लिए, मर्दों के लिए उनका जरसंहार किया, तो हम उनकी कन्या को क्यों छोड़ दें। अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धा अवस्था में सर टॉम्स एक मामूली महाराष्ट्रीय बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधित जहां कहीं मिले, मार डाला जाए, उसको मार दिया जाए वहीं पर। नाना की जिस कन्या से प्रेमालाप हुआ है उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। जिसके सामने प्रेमालाप हुआ है उसके सामने उसको लटका देना चाहिए। सन 1857 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्जवल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नावष्ट प्रसाद के डेर पर बैठी रो रही थी। मतलब नाना का महल जहां गिरा दिया गया था, वो पूरा खंडहर जो बचा था उस पर बैठकर रो रही थी। पास ही जनरल आउट्रम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज सुनकर वहां गए। बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे रही थी। इसके बाद कराल रूपधारी इस तरह रोते हैं एकदम बिलक बिलक कर। जनरल आउट्रम भी वहां पहुंच गया। ठीक है, तो मतलब यहां से कराल रूप धर कर, एकदम खतरनाक रूप धर कर जनरल आया और वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, अरे ये तो नाना की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी और न देखती थी और न अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। जनरल आउट्रम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। मैंने उसकी मुंह की ओर देखकर अर्ध स्वर में, मतलब थोड़ा हल्का स्वर में बोली,
मुझे कुछ समय दीजिए जिसमें आज मैं यहाँ जी भर के रो लूं, लेकिन पर पाषाण हृदय, एकदम कठोर पत्थर वाले हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतरिम इच्छा भी पूरी होने न दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। कानपुर का किला को ही जेल बना दिया गया था। उसी समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेता महादेव चिट्टनवीस के बाखर पत्र में, वहां पर बाखर पत्र था, तो बाखर पत्र में छपा था, कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलकर भस्म कर दी गई। तो उसको आग में जलाकर भस्म कर दिया गया था। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को, कुमारी भी थी, अनुपमा बालिका को जलती देख सब ने उसे देवी समझकर प्रणाम किया और उसको देवी समझकर प्रणाम किया और सबने उसको एक आदर्श नागरिक के रूप में उनको प्रोत्साहित किया। इसीलिए हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बालिका मैना ने सेनापति को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया? 2 नंबर, मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, क्यों? 3 नंबर, सर टाइम्स के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे? 4 नंबर, मैना की अंतरिम इच्छा की कि वह प्रसाद के ढेर पर, मतलब वो महल का जो बच गया था कबार, उसके ढेर पर बैठकर रो लेना चाहती थी। तो अपने महल के मलबा पर चाहते थे कि बैठकर हम रो लें, लेकिन उसके अंतिम इच्छा को भी पूरा नहीं किया गया। वह पाषाण हृदय, कठोर हृदय वाला ऐसा आदमी था तो उसको वहीं पर गिरफ्तार कर लिया। 5 नंबर, बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों चाहेंगे? 6 नंबर, टाइम्स पत्र ने 6 सितंबर को लिखा था, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। इस वाक्य में भारत सरकार से क्या आशय है? ठीक है, यहाँ पर आपका ये खत्म होता है, आगे पढ़ने वाला नहीं है। रचना और अभिव्यक्ति ये आप खुद करना चाहते हैं, टीचर करवाना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपका ये पाठ खत्म होता है, लेकिन ये शब्दार्थ जो है आप जरूर इसको देख लेना, क्योंकि शब्दार्थ आपके काम का है। अल्पवस्या, कम उम्र, भग्नावष्ट, खंडहर, तो खंडहर हो गया था पूरा महल, तो खंडहर पर बैठ कर रोना चाहती थी। इतिहासवेता, इतिहास का जानकार। फिर अगला अध्याय पढ़ेंगे हम हरिशंकर परसाई, प्रेमचंद्र के फटे जूते के बारे में। ठीक है, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप सजेशन, अपना फीडबैक, जो भी आपको दिक्कत हो आप जरूर कमेंट में करके बताएंगे। फीडबैक होगा तो आप देंगे, और कुछ सलाह भी देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा आप, क्योंकि आपके सलाह का इंतजार रहेगा। विदिन 24 घंटा के अंदर आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। धन्यवाद।